हे गाइस, दिस इज पी टाइगर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप जैसा कि टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि हम जो है यहाँ पे अपने जजमेंट डे के इशू नंबर 1 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। अब इससे पहले मैं आपके साथ जजमेंट डे का जो हूँ एक वन शॉट कॉमिक शेयर कर चुका हूँ, जिसके अंदर हमें ये पता चल गया था कि आखिरकार इस जजमेंट डे का जो पूरा का पूरा क्रॉसओवर इवेंट आ रहा है, इसके अंदर हम किन किन चीज़ों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो उसकी जो बेसिक स्टोरी लाइन है वो कुछ इस तरीके से होने वाली है कि ड्रूक जो कि इस वक्त इटर्नल्स का लीडर बना हुआ है, उनका प्राइम इटर्नल है, तो उसने इस बात का फैसला करा है कि वो अर्थ के ऊपर से सारे के सारे म्यूटेंट्स को मिटा के खाक में मिला देगा। क्योंकि म्यूटेंट जो हैं उसकी नज़र में एक तरह के डिविएंट्स ही हैं जो कि इवॉल्व कर चुके हैं, और अब वो इतने ज़्यादा इवॉल्व कर चुके हैं कि वो उन्होंने मौत को भी हरा दिया है। क्योंकि कॉमिक्स के अंदर बेसिकली एक्समैन इस वक्त इमोर्टल्स हो चुके हैं, उन्होंने अपने आप को वापसी जिंदा करने का तरीका ढूंढ लिया है जिस तरह से इटर्नल्स के पास मौजूद है। तो इसलिए यहाँ पे ड्रूक जो है आखिर में हमने देखा था कि किस तरीके से अपने सबसे खतरनाक किस्म के इटर्नल यानी कि उरोनोस के पास जाता है इन सारे के सारे म्यूटेंट्स को ख़त्म करने के लिए। तो इसी तरह हम देखेंगे कि इस पूरी की पूरी फाइट के बीच किस तरीके से अवेंजर्स जो हैं वो दोनों ग्रुप्स को आपस में रोकने की कोशिश करेंगे और दोनों ग्रुप से लड़ने की भी कोशिश करेंगे। तो देखा जाए तो ये पूरा का पूरा समर इवेंट हमारा बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग किस्म का होने वाला है, जिसके अंदर इसके टोटल 6 इश्यूज़ हैं। और अगर हम उस वन शॉट कॉमिक को मिलाएं जो कि मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, तो टोटल 7 इश्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा इसकी अलग अलग टाइन्स भी जो है रिलीज़ की जाने वाली हैं जो कि इसी स्टोरी का हिस्सा होंगी, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं टाइन्स को आपके साथ शेयर करूंगा जिनके अंदर हमारी स्टोरी का कोई मेन इवेंट हो रहा होगा। इसके अलावा ये अभी ऑन गोइंग सीरीज़ है, तो इसके ज़्यादा इशू अभी तक रिलीज़ नहीं किए गए हैं, तो ये मत कहिएगा कमेंट्स के अंदर कि मैं फ़ौरन से अगला एपिसोड अपलोड कर दूँ, क्योंकि अभी तक वो कॉमिक ही रिलीज़ नहीं किया गया है। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड, आई होप कि आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म की होने वाली है, क्योंकि इसके राइटर कोई और नहीं बल्कि केरन गिलन है जो कि इटर्नल्स की सीरीज़ को लिखते हैं। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आप इस तरह का ऑसम कंटेंट हमारे चैनल के ऊपर डेली बेसिस पर एंजॉय कर सकें। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपने आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत न्यूयॉर्क सिटी से होती है, जहां हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क सरसी के साथ उसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठा हुआ है जहां पे वो दोनों अक्सर मिला करते हैं। और टोनी कहता है, तो चलो भाई, अब मैं सारी की सारी लंबी चौड़ी बातों को काटते हुए तुमसे डायरेक्टली पूछता हूँ सरसी, ताकि तुम मेरा और अपना टाइम बचा सको, कि आखिरकार क्यों हम दोनों जो हैं 1 से 2 दिन के अंदर एक दूसरे से लड़ने वाले हैं। तो सरसी कहती है कि वाओ टोनी, तुम क्या मुझे अपनी ड्रीम भी कंप्लीट नहीं करने दोगे? आर यू सीरियस? फ्रैंकली मैं तुमसे ज़्यादा किसी म्यूटेंट से लड़ना ज़्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि वो कितने ज़्यादा प्लेजरिस्ट है ना, उन्होंने हमारी चीज़ को चुरा लिया है। मौत को मात देना वो हमारा काम था, लेकिन अब वो भी वो ले चुके हैं। तो टोनी बोलता है, अच्छा तो इसका मतलब ये है कि तुम चीज़ों को आसानी से नहीं करने का सोच रही हो। तो वहीं से सरसी बोलती है कि ओ टोनी, तुम मेरी बात पे विश्वास नहीं करोगे, लेकिन आज तक मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा ईजी रही हूँ। हाँ, ये क्या चीज़ है? और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे सरसी की नज़र आसमान के अंदर पड़ती है, जहाँ पे एक चमकती हुई चीज़ जा रही होती है, और वो चमकती हुई चीज़ कुछ और नहीं बल्कि हम देखते हैं कि फीनिक्स होती है, जो कि इस वक्त माया लोपेस के पास मौजूद है और वो अवेंजर्स का हिस्सा है। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे खतरनाक किस्म की विलन से लड़ते हुए उसको सीधा स्पेस के अंदर ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पे कैरल डानवर्स और हमारा थॉर भी पहुँचता है। और कैरल कहती है कि टारगेट को हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है टोनी, हम उसको वापसी लेकर आ रहे हैं। इसी के बाद हम ट्री हाउस न्यूयॉर्क के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे ये म्यूटेंट्स की बनाई हुई एक छोटी सी सेंचुरी है, एक गेटवे है न्यूयॉर्क से अपने क्रोकोवा को एक्सेस करने का। तो वहीं से साइक्लॉप ऊपर की तरफ देखता और कहता है, क्या ये फीनिक्स है जीन? ये कितना ज़्यादा ऑड है ना कि फीनिक्स आजकल एवेंजर्स के साथ है, जबकि वो कभी हमारे साथ हुआ करती थी और हमारा हिस्सा हुआ करती थी। मुझे इसके ऊपर थोड़ी सी जेलसी तो फील हो रही है। तो जीन बोलती कि स्कॉट सॉरी, तुमने क्या कहा? मैंने सुना नहीं, मैं थोड़ी सी डिस्ट्रैक्टेड हुई हुई थी। और हम देखते हैं कि जीन बेसिकली देख रही होती है कि किस तरीके से न्यूयॉर्क के अंदर अभी भी लोग जो हैं वो एक्समैन के खिलाफ प्रोटेस्ट वगैरह को कर रहे होते हैं। तो साइक्लॉप बोलता है कि हमने दुनिया को बहुत ज़्यादा बदलने की कोशिश करी, हमने दुनिया को दिखाना चाहा कि हम लोग किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं, हमने बताया कि हम उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद हमेशा की तरह हमें सिर्फ नफरत और डर ही मिला है। लेकिन वहीं से जीन देखती है और कहती है कि देखो यहाँ पे इस वक्त ये लोग जो हैं यूजुअल जेलेसी को फील नहीं कर रहे हैं, ये हमारे खिलाफ सिर्फ नफरत नहीं है, बल्कि मैं इनके अंदर और भी चीज़ों को डिटेक्ट कर सकती हूँ। इनके माइंड्स को रीड एक साथ करना तो मुश्किल है मेरे लिए भी, लेकिन इनकी जो सोच है वो कुछ इस तरीके से है कि आखिरकार तुम लोग मरने के बाद कितनी बार लौट कर आओगे? मेरी बेटी तो आज तक मरी हुई और वो कभी लौट कर नहीं आई। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं इन लोगों से? तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि हम सबसे सच ही कहेंगे, जो चीज़ प्रैक्टिकल है हम वही सबको बताएंगे। द 5 जिसके जरिए हम सब वापसी लौट कर आते हैं मरने के बाद, वो हर किसी को वापसी लेकर नहीं आ सकते हैं, और अगर हम ऐसा करना चाहें भी तो हम सबको जिंदा नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी इन लोगों की नज़र में हम म्यूटेंट्स की ज़िंदगी तो कोई औकात ही नहीं है, तो हमें तो उसकी ज़रूरत आज नहीं तो कल तो पड़ने ही वाली थी। लेकिन इसी तरह हम क्रोकोवा आइलैंड के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे इस वक्त 2 लाख की पॉपुलेशन मौजूद है। हम यहाँ पे नाइट कॉलर, मिस्टेक और डेस्टिनी नाम की जो एक म्यूटेंट है उसके पास शिफ्ट होते हैं। अब डेस्टिनी जो है वो एक तरह की म्यूटेंट्स की आप समझ सकते हैं कि एक तरह की मसाया है, जो कि आगे की प्रोफेसीज वगैरह करती है, उसको फ्यूचर के कुछ विजन्स नज़र आ जाते हैं।
और वो नाइट कॉलर और मिस्टीक को बताती है कि किस तरीके से कुछ दिन से वो ये महसूस कर रही है कि बहुत जल्द एक वॉर होने वाली है। तो नाइट कॉलर बोलता है कि इसमें कौन सी नई बात है, हम म्यूटेंट्स ने तो जिस दिन से आंख खोली हम एक ना एक वॉर का तो शिकार होते ही रहे हैं। तो मिस्टीक बोलती है कि कभी कभार मैं सोचती हूँ क्या तुम सच में मेरे बच्चे हो। तो नाइट कॉलर बोलता है हाँ तुम सोच भी सकती हो क्योंकि जेनेटिक्स वो एक डेस्टिनी नहीं है रेवन। तो मिस्टीक बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हें प्यार करना शुरू कर देंगे, ऐसा इस जिंदगी में तो कभी नहीं होने वाला है। तुम जिस तरीके के हो तुम्हें लोग जिंदगी भर नफरत ही करेंगे और तुम्हें इसके साथ जीना सीखना ही होगा। लेकिन वहीं से डेस्टिनी बोलती है कि जरा खामोश हो जाओ तुम दोनों, मुझे दिख रहा है द इटर्नल्स हमें जान से मारने की कोशिश करने वाले हैं। हमें फौरन से जो है क्वाइट काउंसिल को गैदर करना होगा, हमें ये खबर सबको देनी होगी। और हम देखते हैं कि इसी तरह नाइट कॉलर और मिस्टीक वहाँ से भागते हैं अपनी पूरी की पूरी काउंसिल को ये बात बताने के लिए। और वहीं से मिस्टीक कहती है कि हमें ये बात अराकी को भी बतानी होगी, उनको भी हमें ब्रीफ करना होगा लेकिन क्वाइटली। और अगले पल हम यहाँ से अराको के ऊपर शिफ्ट होते हैं जिसके ऊपर पॉपुलेशन इस वक्त जो है 10 लाख म्यूटेंट्स की मौजूद है। और ये वो जगह है जो कि इस वक्त मार्स के ऊपर मौजूद है। यानी कि मैं आपको थोड़ा सा साइड ट्रैक करके बताता चलूँ स्टोरी से कि म्यूटेंट्स इस वक्त जो है मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। वो अर्थ के ऊपर क्रोकोवा आइलैंड के ऊपर तो रह रहे हैं लेकिन उन्होंने मार्स को भी एक तरह से पॉपुलेट करना शुरू कर दिया है, उसके एटमॉस्फेयर को चेंज कर दिया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा म्यूटेंट्स अब बसना शुरू हो चुके हैं जिस जगह को अराकू का नाम दिया गया है। और नाइट कॉलर अपने एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए सीधा मार्स वाले अपने घर के ऊपर पहुँचता है और कहता है कि वाओ इसके अंदर तो सिर्फ कुछ ही वक्त का टाइम लगा, मेरे ख्याल से ज़िंदगी की तोहफा है और हर एक सांस जो हम ले रहे हैं उसके लिए हमारी किस्मत का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। एवरी ब्रेथ ऑन मार्स वी टेक। तो वहीं से हम देखते हैं कि मैग्नीटो आता और कहता है कि प्लीज़ इस एम वाले वर्ड यानी मार्स को इस्तेमाल मत करो जो कि इंसानों ने इसका रखा है। अब इस जगह का नाम अराको है और मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारी सांस इतनी क्यों फूल रही है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्टॉर्म, मैग्नीटो और केबल मौजूद होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे नाइट कॉलर उनको ये बुरी खबर सुनाता है कि किस तरीके से डेस्टिनी को विजन्स आ रहे हैं कि बहुत जल्द इटर्नल्स इनके खिलाफ एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वॉर को डिक्लेयर करने वाले हैं और ये सारी की सारी बातें क्वाइट काउंसिल तक पहुँचनी चाहिए ताकि कोई एक्शन वगैरह वो ले सकें। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से एवेंजर्स माउंटेन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ हम देखते हैं कि टोनी स्टार्क बेसिकली सरसी को पकड़ के रखा हुआ है एक चीज़ के अंदर और कहता है कि सरसी क्या तुम वापसी होश में आ गई हो। तो कहती है कि मेरा सर बहुत ज़्यादा चकरा रहा है, इतना ज़्यादा दर्द कभी महसूस नहीं हुआ, मैं आखिरकार कहाँ पे मौजूद हूँ। तो वहीं से टोनी बोलता है कि देखो मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत लंबे टाइम से शक है और मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि तुमने मेरे साथ कुछ मैस अप करने की कोशिश तो करी है। मुझे ऐसी सेफ जगह की तलाश थी जहां हम दोनों मिलके आराम से एक दूसरे से बातचीत वगैरह कर सकें। ये एक साइचिक डेड रूम है जो कि एवेंजर्स माउंटेन के बहुत ही अंदर बनाया गया है। यहाँ पे हम जो कोई भी बात करेंगे उसको किसी का बाप भी नहीं सुन सकता है, तो तुम चाहे कितना चिल्ला लो लेकिन मदद के लिए आज कोई नहीं आएगा। तो वहीं से सरसी बोलती कि कम ऑन टोनी, ये छोटी सी साइचिक जैसी चीज़ एक वर्ल्ड क्लास मैटर मैनिपुलेटर को कैसे रोक सकती है। और हम दोनों के बीच जिस तरह की हिस्ट्री रही है मेरे ख्याल से तुम्हें ये सब तो नहीं करना चाहिए, तुम्हें मुझ पर थोड़ा तो विश्वास करना ही चाहिए। तो टोनी बोलता है कि तुम इस वक्त जो करने की कोशिश कर रही हो इससे बिल्कुल भी मदद नहीं हो रही है, बल्कि इससे तो मुझे तुम्हारे ऊपर और ज़्यादा शक हो रहा है। मेरी जगह अपने आप को रख के देखो तो तुम्हें कैसा फील होता। तो सरसी बोलती है कि चलो टोनी अब इंसानी की सारी बहस को ख़त्म करो और मुझे अपनी फ़ौरन से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई दो जो कि तुमने मेरे लिए यहाँ पर तैयार करके रखी है ताकि मैं बता सकूँ कि इसमें क्या सच है और क्या नहीं। तो वहीं से टोनी बोलता है कि ये कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बल्कि मेरा खुद का बनाया हुआ एक AI जनरेटेड सिस्टम है, लेकिन इस वक्त ये सारी की सारी बातें ज़रूरी नहीं है। पिछले महीने की बात की जाए जब इटर्नल्स एवेंजर्स माउंटेन के अंदर चुपके से घुस आए थे और कुछ कॉस्मिक स्टफ करने की कोशिश कर रहे थे जिसका हमें आइडिया था कि ये चीज़ एक न एक दिन तो ज़रूर होगी, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि तुम लोग उसको इस तरीके से खेलने के बारे में सोचोगे, क्योंकि हमें तब जाके ये बात पता चली कि किस तरीके से तुमने हमसे सच्चाई छुपा के रखी। तुमने इस बात को छुपाया कि किस तरीके से थेनोस जो है इस अर्थ के ऊपर सारे के सारे इटर्नल्स को लीड कर रहा था, तुम्हारा प्राइम इटर्नल बन चुका था और अर्थ डिस्ट्रक्शन के सिर्फ कुछ ही मिनट्स दूरी पे थी। ये सारी की सारी बातें तुमने मुझसे छुपाई हैं। तो वहीं से सरसी बोलती है कि हाँ मुझे इस बात का दुख है। तो टोनी बोलता है क्या मतलब, मैं यहाँ पे तुमसे कोई मजाक मस्ती के मूड में इस वक्त बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हें सिर्फ दुख है, तुम यहाँ पे अपनी गलती को मान भी नहीं रही हो और ना ही मुझसे माफ़ी मांग रही हो। तो सरसी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तुमसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका सिर्फ इटर्नल्स को ही पता होना काफ़ी है। हम थेनोस को रोक सकते थे और हमने थेनोस को रोका भी। तो वहीं से टोनी पूछता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिर्फ इटर्नल्स को ही पता होनी चाहिए, कहीं इससे तुम्हारा मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना अगला डूम्सडे प्लान मुझसे जो छुपाने की कोशिश कर रही हो मुझे फ़ौरन तुम्हें बताना ही होगा। तो सरसी बोलती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम्हें इस बारे में क्या पता है, हो सकता है कि मैं तुम्हारी कोई इसमें मदद कर दूँ। तो वहीं से टोनी बोलता है कि रियली तुम्हें लगता है कि इन सारी की सारी बातचीत के बाद मैं अपने सारे के सारे पत्ते खोल के तुम्हारे सामने रख दूंगा और ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसे कि मैं एक बहुत ही बड़ा इडियट हूँ, सच में तुम्हें ऐसा लगता है? लेकिन अगले पल आवाज़ आती है कि ये कोई तरीका नहीं है, अब मैं अंदर आ रहा हूँ। तो वहीं से टोनी बोलता है कि आपको अंदर आने की ज़रूरत नहीं है, इसके ऊपर हम ज़रा भी अब विश्वास नहीं कर सकते हैं, ये एक टेलीपैथ है, हमारा जो प्लान था हमें उसको फॉलो करना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे एक आदमी इंटर होता है और कहता है कि हमने प्लान को फॉलो करा लेकिन ये सही तरीके से नहीं चल रहा है। सरसी एक एवेंजर थी, हमें उसको थोड़ी सी इज्जत तो दिखानी ही होगी। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि कैप्टन अमेरिका कमरे के अंदर आते हैं और कहते हैं कि इटर्नल्स बहुत जल्द एक जंग के ऊपर जाने वाले हैं, तुम्हें हमें बताना होगा कि ये सब क्यों हो रहा है।
तो सरसी बोलती कि वेल मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि अब जैसा कि तुमने मुझे इस कुर्सी के ऊपर इतने बुरे तरीके से बांध के रखा है तो इसके खिलाफ एक जंग तो बनती ही है। लेकिन कैप्टन अमेरिका वहाँ पे उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। तो सरसी कहती है अच्छा तो इसका मतलब कि आप लोग सीरियस हैं, आप लोग क्या सच में एक एक्चुअल वॉर की बात कर रहे हैं? मुझे सच कहूँ तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या इसके अंदर ड्रूक का कुछ लेना देना है? आपको इस बारे में क्या पता है, आप मुझे बताइए। और हम देखते हैं कि थैनोस बोलता है कि जब से हमें थैनोस वाली सारी की सारी कहानी पता चली और ये पता चला कि इटरनल्स हमसे बहुत सी चीज़ें छुपा के रखते, तो मैंने खास इटरनल्स के ऊपर नज़र रखना शुरू कर दी, थैंक्स टू डेट कंफर्टेशन। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ ऐसा डेटा कलेक्ट करा जो कि इटरनल से काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड था। पिछले हफ्ते की बात की जाए तो पैसिफिक ओशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का स्पाइक देखा गया। ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे किसी चीज़ की टेस्टिंग की जा रही है। तो सरसी बोलती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, इस अर्थ के ऊपर ऐसी बहुत सी चीज़ें जो कि सेलेस्टियल एनर्जी से चलती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी वॉर की तैयारी की जा रही है। तो टोनी बोलता है कि मेरी पूरी बात सुनो, पिछले 24 घंटों के अंदर सीरीज ऑफ लो लेवल पल्सेस को डिटेक्ट किया गया है जो कि हमारे वर्ल्ड के अलग अलग जगहों के ऊपर से आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी चीज़ की तैयारी की जा रही है, किसी किस्म का वार्म अप किया जा रहा है, कोई चीज़ जो कि बहुत जल्द आने वाली है। तो कैप्टन बोलते हैं कि सरसी अब बता ही दो कि आखिरकार ये सब क्या चल रहा है। तो सरसी बोलती है कि देखो अगर टोनी ने मुझे ये बात नहीं बताई होती कि ये सब क्या चल रहा है तो मुझे कभी पता भी नहीं चलता। मैं सच कह रही हूँ कि ये जो कुछ भी चल रहा है इसका मैं हिस्सा नहीं हूँ। हम इटरनल्स अब एक टीम नहीं हैं, हम इटरनल्स अब सोसाइटीज़ के अंदर बदल चुके हैं और मैं और मेरे दोस्त उस सोसाइटी को छोड़ के बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। मैं वो इटरनल नहीं हूँ जिसके बारे में तुम्हें परवाह करने की ज़रूरत है। और हमारी कहानी यहाँ से ओलंपिया के अंदर शिफ्ट होती है जो कि इटरनल्स की कैपिटल सिटी है और ड्रूग यहाँ पे मौजूद है। और कहता है करेक्ट एक्सेस डिविएशन, यही हमारा तीसरा प्रिंसिपल है और हम पिछले मिलियन ऑफ ईयर से इसको फॉलो करते हुए आ रहे हैं। हमने अर्थ को प्रोटेक्ट करा है हर तरह के डिविएंट से, लेकिन हमने एक छोटी सी गलती कर दी। हमने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिविएंट्स को मिस कर दिया, द म्यूटेंट्स। उनके अंदर का एक्स जीन जो है वो कुछ और नहीं बल्कि एक डिविएंट ही है। वो इंसानों के रूप में होने वाले डिविएंट्स हैं जिसको हम बहुत टाइम से देखते हुए आ रहे और हमने नज़रअंदाज करा, लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से अब वो इस अर्थ को छोड़ के मार्स के ऊपर कॉलोनाइजेशन भी कर चुके हैं। और इससे भी बदतर ये हुआ है कि अब उन्होंने मौत को भी मात दे दी है। वो इटरनल्स अब फॉरएवर बन गए हैं। ये चीज़ जो कि सिर्फ इटरनल्स के हुआ करती थी अब वो इन डिविएंट्स के पास भी लग चुकी है। अब मेरे ख्याल से वो वक्त आ चुका है कि हमें अपने तीसरे प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, हमें एक्सेस डिविएशन को ख़त्म करना होगा। तो मैं हम्बल ड्यूक आप सबके ऑनर के अंदर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज अ प्राइम इटरनल हमें इस तरह इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर तुरंत सोचने की ज़रूरत है। आप लोग मेरे प्लान्स जानते हैं कि मैं क्या सोच के बैठा हुआ हूँ। मैं बस यूनिमाइंड से इसकी अप्रूवल मांगने के लिए आया हूँ। मैं आपकी इजाज़त चाहता हूँ कि आप लोग मुझे पूरी इजाज़त दें कि मैं फायर एंड डेथ बरसाना शुरू कर दूँ ताकि एक इटरनल ड्यूटी को हम करेक्ट कर सकें जो कि हम बहुत टाइम से निगलेक्ट करते हुए आए हैं। और अगले ही पर हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे ड्रूक उन बाकी सारे के सारे इटरनल्स के ग्रुप्स को मना लेता है अपनी इस पूरे के पूरे मिशन के अंदर और वो सारे के सारे ग्रुप्स उसको अप्रूवल दे देते हैं। और अगले पल हम एक्सक्लूशन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रूक अपने ग्रैंडफादर उरोनोस के पास आके ये सारी की सारी बातें बताता है कि किस तरीके से वो एक लंबा चौड़ा ड्रामा वहाँ पे सबके सामने कर आया और उसको अप्रूवल मिल गया है। तो वहीं से उरोनोस बोलता है कि हाँ तुम सिर्फ यही छोटे मोटे ड्रामे वगैरह कर सकते हो क्योंकि जो असली काम है वो तुम्हारे बस की बात नहीं है, वो बड़े बच्चों की बात है। तो वहीं से ड्रूक बोलता है कि जैसा कि हमारी डील हुई थी कि मैं तुम्हें इतने हज़ारों करोड़ों सालों के बाद यहाँ से निकलने का एक मौका दे रहा हूँ, लेकिन इस बात को याद रखना कि ये सिर्फ एक टेस्ट है। इसके अंदर अगर तुमने ज़रा से भी गड़बड़ करने की कोशिश करी या हमारी डील के खिलाफ जाने की कोशिश करी तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है, सिर्फ 1 घंटा। मशीन को मैंने इस तरीके से कोड किया है कि अगले 1 घंटे के बाद वो तुम्हें खुद ब खुद यहाँ पे वापसी ला के रिटर्न कर देगी। और अगले पल हम देखते हैं कि वहीं से उरोनोस मुस्कुराता और कहता है मेरे खुद के ही लोग मुझे भूल चुके हैं। इन म्यूटेंट्स ने मार्स के ऊपर आबादी 1 दिन के अंदर बसाई थी, लेकिन उसको डिस्ट्रॉय करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। जैसा कि एक इंसान एक बच्चे को 9 महीने के अंदर पैदा करता है, लेकिन उस बच्चे को मारने के लिए सिर्फ उसकी एक सांस को 1 सेकंड के लिए रोकना ही काफ़ी होता है। तो तुम अगर इस बात को देखना चाहते हो कि उरोनोस द अनडाइंग 1 घंटे के अंदर क्या कर सकता है, तो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं 1 घंटे के अंदर क्या क्या कर सकता हूँ। और इसी तरह हम यहाँ से द डेमोकेल्स फाउंडेशन के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि ड्रूक की एक तरह की आप समझ सकते हैं कि फर्जी फाउंडेशन है जो कि अर्थ के अंदर एज अ बिजनेसमैन वो यहाँ पे काम कर रहा होता है। और हम देखते हैं कि ड्रूक यहाँ पे बैठ के किसी के साथ ये सारी की सारी प्लानिंग कर रहा है और बताता है उसको अपना सारा का सारा प्लान कि वो आगे क्या करने वाला है। और कहता है कि ऑफ कोर्स तुमने जो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें म्यूटेंट्स के रिलेटेड दी है वो हमारे बहुत ही ज़्यादा काम आएगी इस पूरे के पूरे सरप्राइज अटैक के अंदर। लेकिन मैं इस बात से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि तुम अपने पुराने दोस्तों को इस तरीके से धोखा क्यों दे रही हो, डॉक्टर मोइरा मैकटैगेट। तो हम देखते हैं कि बेसिकली ड्रूक को ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन म्यूटेंट्स के रिलेटेड किसी और ने नहीं बल्कि मोइरा मैकटैगेट ने दी है। अब मोइरा मैकटैगेट जो है वो इस पूरे की पूरी नए एक्समैन की रन के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है।
जिसको एज अ म्यूटेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, और इसके और चार्ल्स के बीच और बाकी म्यूटेंट्स के बीच बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस चल रहे थे। तो इसी वजह से यहाँ पे वो अपना बदला लेने के लिए ड्रू के साथ मिली है ताकि म्यूटेंट्स को मुकम्मल तौर पे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और वहीं से मोइरा कहती है कि मैं शायद पिछले मिलियन ईयर से जिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतनी ज़्यादा लंबी ज़िंदगी गुजार ली कि मैंने अपनी आंखों के सामने दोस्तों को दुश्मन और दुश्मनों को दोस्त होता हुआ देखा है। और इस वक्त मैं जो हूँ ऑर्चेस के साथ काम कर रही हूँ। ऑर्चेस और मेरे सारे के सारे कोर्स जो हैं वो अलाइन हो चुके हैं। हमारा इंटरेस्ट एक ही है, हम प्रो ह्यूमन और एंटी म्यूटेंट हैं। तो वहीं से ड्रू बोलता है कि वेल अगर हमारी बात की जाए तो हम बिल्कुल इंसानों के साथ है, लेकिन एंटी डिविएंट्स हैं। तो मोइरा बोलती है कि उसका मतलब एक ही है, इस वक्त डिविएंट का मतलब म्यूटेंट्स ही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि ड्रू बोलता है कि वेल तुम्हारी मोटिवेशंस तो मेरे सामने क्लियर हो गई हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा और बताना चाहोगी मोइरा मैकटैगिट कि ये आइलैंड क्रोकोआ, ये यूटोपिया जिसको वो मानते हैं, उसके अंदर ऐसी क्या क्या चीज़ें जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं और हमें पता होनी चाहिए। और हम देखते हैं कि इसी तरह क्रोकोआ के ऊपर सारे के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश और मज़ेदार नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली वुल्वरीन यहाँ पे मौजूद होता है और वो एक नए म्यूटेंट को छेड़ने की कोशिश कर रहा होता है। और वो बताती है कि किस तरीके से वहाँ पे उसकी जो डेस्टिनी और मिस्टीक के साथ थोड़ी बहुत जो है अनबन चल रही है, कुछ ग्रजेस हैं जिसकी वजह से बदला लेने के लिए वो ये सब कर रही है। तो ड्रू बोलता है कि वो बहुत बढ़िया, ग्रजेस मुझे बहुत पसंद हैं, इसके ज़रिए वॉर करने में ज़्यादा ही मज़ा आता है। इसी तरह हम यहाँ से क्वाइट काउंसिल के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर, डेस्टिनी और बाकी के सारे जो बड़े म्यूटेंट्स हैं जो कि इस काउंसिल का हिस्सा हैं वो यहाँ मौजूद होते हैं। और प्रोफेसर बोलते हैं द इटर्नल्स वो हमारे खिलाफ एक ग्रज को रखते हैं और हम इस बारे में जानते ही हैं। हमने एक्सपेक्ट किया था कि ऑर्चिड्स इसके साथ मिले हो सकते हैं, लेकिन इस पूरी की पूरी जंग के लिए इस वक्त हम तैयार नहीं हैं। और वहीं से हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि एक्सोडस भी मौजूद है और कहता है कि सिनिस्टर गायब हो चुका है और इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर शक करने के हमारे पास हज़ारों रीजंस मौजूद हैं। हमें फ़ौरन से क्वाइट काउंसिल को पर्च कर देना चाहिए और आगे कदम उठाना चाहिए। लेकिन अगले पल हम देखें कि यहाँ पे इस वक्त ये बहस इनके बीच चले रही होती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे जितने भी साइचिक्स होते हैं, यानी कि होप समर्स, प्रोफेसर एक्स, अचानक से चिल्लाना शुरू करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही बुरा मेंटल असल्ट किया गया है। और ड्रू बताता है कि किस तरीके से उस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर होने वाले मोस्ट पावरफुल माइंड जो है वो म्यूटेंट्स के अंदर पाए जाते हैं, जो कि ज़बरदस्त तरह के साइचिक्स हैं। और अगर हम उनसे एक एक करके मुकाबला शुरू करें तो शायद हम उनको कभी फेस भी ना कर सकें। लेकिन थैंकफुली हमें वो सब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आधी से ज़्यादा फोर्स जो है वो एक साथ कंबाइन होकर यूनी माइंड को बना चुकी है, जो कि उन सारे के सारे साइचिक्स को रोकने के लिए अकेला ही काफ़ी है। तो हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे क्रोकोआ आइलैंड के ऊपर एक बड़ी सी शक्ल हमें नज़र आती है, जो कि कुछ और नहीं बल्कि इटर्नल्स का यूनी माइंड है, और उसके ज़रिए उनके सारे के सारे साइचिक्स के ऊपर अटैक किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि एक पूरी की पूरी जंग के अंदर कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उन्होंने सबसे पहले उनके साइचिक्स को बर्बाद करके उनके सारे के सारे कम्युनिकेशन को छीन लिया। एक तरह से उनकी दुनिया उनके सामने इनविजिबल हो चुकी है। और ड्रू बोलता है कि हमें जो है सबसे पहले म्यूटेंट्स को डिस्ट्रैक्टेड और लीडरलेस बनाना होगा, हमें डिले लाना होगा, हमें उनको कंफ्यूज करना होगा। तो मोइरा बोलती है कि ये सिर्फ काउंसिल ही नहीं है क्रोकोआ के ऊपर जिसकी तुम्हें परवाह होनी चाहिए, यहाँ पे ऐसी और भी चीज़ें जिसके दरमियान तुम्हें कंफ्यूजन क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो वहीं से हम देखते हैं कि ड्रू बोलता है कि वेल मुझे अच्छी तरीके से याद है कि तुमने यहाँ पे कुछ जला के राख करने की बात करी थी, तो हम उसको ही करेंगे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ड्रू यहाँ पे कुछ खतरनाक किस्म के जो इटर्नल्स हैं उनको यहाँ पे सीधा आसमान से बरसाना शुरू करता है क्रोकोआ आइलैंड के ऊपर। और हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से यहाँ पे, क्योंकि ये एक सरप्राइज अटैक है, तो किसी भी म्यूटेंट को, किसी भी एक्समैन को इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और लोगन क्लॉस निकालते हुए चिल्लाता है कि फौरन से कोई जाके उस डैम अलार्म को बजाए, क्विकली हमें क्रोकोआ जाना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि साइक्लोप यहाँ पे पहुंचता है अपनी छोटी सी टीम के साथ और कहता है एक्समैन फौरन से चार्ज लो और इन सबको निपटाना होगा हमें। और वहीं से ड्रू बोलता है कि उन एक्समैन के पास अपनी टेलीपोर्टेशंस मौजूद हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट लड़की जिसका नाम मैजिक है, जिसके ज़बरदस्त तरीके का हेयर कट है, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रिसोर्स साबित हो सकती है यहाँ से वहाँ जाने के लिए। इसके अलावा न्यूयॉर्क के अंदर भी उनके काफ़ी गेट्स हैं जिसको हम डिस्ट्रॉय कर ही देंगे। और मोइरा बोलती है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, ये कुछ छोटे मोटे म्यूटेंट्स को संभाल के तुम बहुत ज़्यादा चौड़े होने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन हमारी प्रॉब्लम इससे ज़्यादा है। क्रोकोआ के ऊपर तकरीबन 2 लाख म्यूटेंट्स हैं जिनकी एवरेज पावर इतनी है कि वो किसी भी इटर्नल के सामने खड़े हो सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें अर्राकी की, यानी कि मार्स, तो वहाँ पर तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा म्यूटेंट इस वक्त मौजूद हैं, और वो इतने ज़्यादा हैं कि इस पूरी की पूरी सीज को एक हाथ से निपटा सकते हैं। और उनके पास यहाँ से वहाँ जाने के ज़बरदस्त तरीके के गेट्स भी मौजूद हैं। तो वहीं से ड्रू बोलता है कि मैं तुम्हारी तीनों की तीनों बातों से डिसएग्री करता हूँ। पहली बात कि वो म्यूटेंट्स नहीं बल्कि डिविएंट्स हैं, और दूसरी बात जब हम इस सब की शुरुआत करेंगे तो वहाँ पे मिलियन से तो बहुत कम म्यूटेंट्स रह जाने वाले हैं। इसी तरह हम द ग्रेट रिंग यानी अराकी के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जो कि प्लेनेट मार्स के ऊपर है, जहाँ पे हम देखते हैं कि केबल, मैग्नीटो और नाइट कलर यहाँ अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक उनके सामने एक ज़बरदस्त किस्म का फ्लैश ऑफ लाइट आता है। और वहीं से ड्रू बोलता है कि देखो अगर सच की जाए तो तुमने मुझे यहाँ पे उनकी काफ़ी ज़्यादा वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स बताई हैं, और इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और की फैक्ट है वो ये है कि इनकी इमोर्टेलिटी जो है वो नेचुरल नहीं है। जैसा कि इटर्नल्स तब तक वापसी जिंदा होते रहेंगे जब तक ये प्लेनेट अर्थ एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर उनकी इमोर्टेलिटी की बात की जाए तो वो 5 म्यूटेंट्स की वजह से होती है। उन 5 म्यूटेंट्स को एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है, जिसमें होप और उसके 4 दोस्त हैं। कितने ज़्यादा अडोरेबल है ना वो, तो हमें उनको निपटाना होगा।
और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली ड्रूक का यही प्लान होता है कि वो जो 5 म्यूटेंट्स हैं उनको एक एक करके मारना शुरू करता है और लोगन उसमें से एक को देखता है और दूसरे को जाके देखता है तो सब एक एक करके मर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली ड्रूक वहाँ पे अपने इटर्नल्स को खास तौर पे ऑर्डर देता है और वो अलग करके उन सारे के सारे म्यूटेंट्स को एक एक करके मारना शुरू करता है। और अगले पल वुल्वरीन यहाँ पे आता है और एक म्यूटेंट के सीने के आर पार अपने क्लॉज गाड़ देता है और वो कोई और नहीं बल्कि जैक ऑफ नाइफ्स होता है और कहता है कि तुम काफ़ी बढ़िया हो, आखिरकार तुमने मुझे तलाश कैसे करा। तो कहता है कि तुम्हारे ब्लेड्स के ऊपर वो खून लगा हुआ है जो तुमने साफ नहीं करा, मैं उनको अच्छे तरीके से सूंघ सकता हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही शातिर हो ना, लेकिन अभी तक वहाँ पहुँचे नहीं हो। और अगले पल हम देखते हैं कि जैक ऑफ नाइफ अपनी सारी की सारी नाइफ वुल्वरीन के ऊपर फेंकता है जिससे एक ज़बरदस्त तरीके की आग उसके ऊपर लग जाती है और कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया खेला, हम फिर मिलेंगे। और वो यहाँ से गायब हो जाता है और वहीं से लोगन चिल्लाता है कि जैनी फौरन यहाँ पे आओ। वो लोग होप और 5 के पीछे जा रहे हैं, वो जानते हैं इस बारे में कि हम किस तरह से वापसी आते हैं। और जीन फौरन सबको अपने टेलीपैथिक मैसेज देती है कि सिक्योर द 5 क्विकली, वो हमारे पीछे नहीं बल्कि उन 5 के पहले पीछे आ रहे हैं, वो जानते हैं। और वहीं से ड्रूक बोलता है देख के तो ऐसा लग रहा है कि जैक ऑफ नाइफ शायद अपने मिशन के अंदर फेल हो गया है और अगर ब्राइट साइड पे देखा जाए तो कम से कम अब मुझे उसको वो बोनस नहीं देना होगा इस मिशन को पूरा करने के लिए। तो वहीं से चिल्लाती है मोइरा और कहती है कि तुमने मिस कर दिया, हमारे पास ये एक ही चांस था एक्समैन के ऊपर सरप्राइज अटैक का और तुमने उसको बर्बाद कर दिया। तो ड्रूक बोलता है कि पेशेंस मोइरा, पेशेंस, इटर्नल्स आर इटर्नल, चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए जीत तो वो हमारी ही होनी है। तुम्हें क्या लगा कि मेरे प्लान सिर्फ आज दोपहर तक के ही हैं कि हम यहाँ पे एक जंग करेंगे और उसके बाद जो होगा उससे हम अपना फैसला कर लेंगे? लेकिन इसी तरह हम यहाँ से आर्बर मगना के अंदर शिफ्ट होते हैं जो कि वो जगह है जहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स रीबॉर्न होते हैं और हम देखते हैं कि वो लोग एग नामी म्यूटेंट को दोबारा से रीबॉर्न करते हैं और यहाँ पे वुल्वरीन आता है और अब एक दूसरे को संभालने की कोशिश करता है और सारे के सारे म्यूटेंट्स की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और हम देखते हैं कि यहाँ से अगले पल नाइट कॉलर टेलीपोर्ट होते हुए आता है और जीन पूछती है कि कर्ट आखिरकार वहाँ चल क्या रखा है, मैंने मार्स के ऊपर चिल्लाने की आवाज़ें सुनी हैं। तो वहीं से नाइट कॉलर बोलता है कि वहाँ पे एक जहन्नुम आ चुका है, सबको वापसी बुलाओ, हमें सबकी ज़रूरत पड़ने वाली है। मैं वहाँ से बहुत ही मुश्किल से निकल कर यहाँ आया हूँ कि तुम्हें एक वार्निंग दे सकूँ, तुम्हें सबको वापसी लाना होगा, अराकू को इस वक्त लीडरशिप की ज़रूरत है। तो वहीं से होप बोलती है कि इसका क्या मतलब है, मेरे डैड कहाँ हैं, केबल कहाँ हैं? और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे होप अपने 5 के साथ मिलती है और यहाँ पे केबल को जिंदा करती है, मतलब वो लोग केबल तक को मार चुके थे और उन्होंने उसको दोबारा रीबॉर्न करा है। तो ये देख के नाइट कॉलर कोई जवाब नहीं देता और वहीं से केबल अपने होश में आते ही पूछता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। और अगले पल हम यहाँ से किसी और के पास नहीं बल्कि प्लेनेट मार्स यानी अराको के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे उरोनोस द अनडाइंग खड़ा हुआ है, जहाँ हम देखते हैं कि वो यहाँ पे 10 सेकंड का वक्त गिन रहा है और उसके हाथ में केबल की खोपड़ी मौजूद है जो कि आधी इंसानी और आधी हमें साइबॉर्ग टाइप की नजर आ रही है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पूरे के पूरे 1 घंटे के अंदर उरोनोस द अनडाइंग ने पूरे के पूरे प्लेनेट मार्स को उजाड़ के रख दिया है, वहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट्स की लाशों को बिछा दिया है और 10 सेकंड का टाइम खत्म होते ही वो यहाँ पे उन सारी की सारी खोपड़ियों को फूंक मारता है, उनको खाक के अंदर बदल के यहाँ से गायब हो जाता है। और अगले पल ड्रूक बोलता है तो बताओ कि तुम्हारा 1 घंटा कैसा रहा? तो रोनोस बोलता है कि मैंने उन सारे के सारे दरवाज़ों को बर्बाद कर दिया है जो कि प्लेनेट को अर्थ से जोड़ते थे, उनके पावर स्ट्रक्चर्स को डिस्टेबलाइज कर दिया गया है, उनका इतना भारी नुकसान किया गया है कि वो इतनी जल्दी अपनी टांगों पे खड़ा होने का सोच भी नहीं सकते हैं। अब वो तुम्हारी जंग के अंदर डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं करेंगे। मैंने सितारों की तरफ देखा और उनको जला के राख कर दिया। तो ड्रूक बोलता है कि रोनोस तुम सच में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो, हर एक तरीके से मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई करा और तुमने मेरा बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया। तो वहीं से रोनोस बोलता है इसको सुन के तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम्हारा दूसरा प्लान उसके अंदर तुम फेल हो चुके हो। मैं इस बात को जानता हूँ कि तुम मुझे बहुत जल्द वापसी बाहर निकालने वाले हो क्योंकि ये काम तुम्हारे बस का नहीं है ड्रूक। और अगले पल ड्रूक बोलता है कि नहीं अभी चीज़ें इतनी भी ज़्यादा बुरी नहीं हुई हैं, कम से कम अभी तक तो नहीं। मेरे पास अभी तुम्हारी आर्मरी मौजूद है, हम हैक्स को डिप्लॉय कर सकते हैं जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा, जो कि तुमसे पहले तुम्हारे बाप हुआ करते थे। और हम देखते हैं कि यहाँ पे ड्रूक बहुत ज़्यादा भरम के साथ यहाँ से जा रहा होता है और वहीं से रोनोस बोलता है मुझे यहाँ से एक बार बाहर निकालो बच्चे, मैं तुम्हारे वक्त को बचा सकता हूँ, मैं इस बात का वादा करता हूँ कि मैं इस प्लेनेट को 2 टुकड़ों के अंदर नहीं बांटूंगा। तो यहाँ से आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि उरोनोस एक कितना ज़्यादा खतरनाक किस्म का विलन है जिसको मार्वल अब बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है इस इवेंट के जरिए। और अगले पर हम देखते हैं कि यहाँ पे सरसी, कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन मौजूद होते हैं और सब समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। और आयरन मैन बोलता है कि हेल अभी ये अटैक किया गया रुकोवा के ऊपर, ज़रा 1 मिनट, वो खतरनाक किस्म की एनर्जी रीडिंग्स जिसके ऊपर मैंने नजर रखी थी वो वेस्टर्न यूएस सी बोर्ड से वापसी आ रही है और एक मैसेज भी आ रहा है। और अगले पल टीवी और हर जगह ये एक मैसेज आ रहा होता है, पीपल ऑफ अर्थ, आई एम ड्रूक ऑफ द इटर्नल्स। मैं इस वक्त जो हूँ एक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली इंप्रेसिव हाई टेक डिवाइस के जरिए आप सबसे बात कर रहा हूँ। कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि टोनी क्या ये मैसेज सबको मिल रहा है? और अगले पल हम देखते हैं कि पूरा का पूरा मैसेज पूरी दुनिया को सुनाई दे रहा है, जहाँ पे ड्रूक कहता है कि मैं चाहता तो टेलीपैथी का इस्तेमाल करता और आपके दिमाग के अंदर ये मैसेज दे सकता था, लेकिन मुझे लगा कि ये उसूलों के खिलाफ होगा। और हाँ, मैं यहाँ पे जिसकी आज बात कर रहा हूँ कोई और नहीं बल्कि वही म्यूटेंट्स हैं,
वो म्यूटेंट्स इस अर्थ के ऊपर होने वाला सबसे बड़ा खतरा हैं। वो म्यूटेंट्स अपने नेचुरल बाउंड्स के ऊपर ओवर स्टेप करने की कोशिश कर रहे हैं। जो चीज़ उनकी नहीं थी वो उसको हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इस बात की माफ़ी चाहता हूँ कि आज तक हम सब खामोश बैठे रहे और हमने ये अपनी आंखों के सामने होने दिया, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड हम इस बात की कसम खाते हैं कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपको सर्व करेंगे, जैसा कि हम पिछले मिलियन ईयर से इंसानों को करते हुए आई हैं। हाउएवर मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा घबराइएगा नहीं, क्योंकि बहुत जल्द आपके सामने बहुत ही ज़्यादा ऊंची डेड मशीन्स जो हैं समंदर के अंदर से निकल कर आने वाली हैं यूएसए के। तो उनको देख के बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि वो दरअसल दिखने में खतरनाक होंगी, लेकिन वो कोई डेथ मशीन्स नहीं हैं, वो हैक्स हैं, जो कि हम इटर्नल्स का एक अजीबोगरीब ग्रुप है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे यूएस का जो समंदर होता है सी बोर्ड, उस पूरे के पूरे समंदर के अंदर से एक दरवाज़ा खुलता है, यानी कि लहरों के अंदर से, और वहाँ से कुछ खतरनाक किस्म के जायंट बींग्स निकलते हैं। और वहीं से ड्रू बोलता है कि हाँ, हम सब जो है इंसानों के साइज के नहीं होते हैं, बट रेस्ट अश्योर्ड चाहे ये छोटा हो या बड़ा हो, हम सब आपको प्रोटेक्ट करने के लिए ही हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम यहाँ पे इस पूरे के पूरे इलाके के अंदर कम से कम नुकसान करने की कोशिश करेंगे, और जितना कम मैसी होगा उतना ही ज़्यादा आप सबके लिए अच्छा होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे उन हैक्स नाम के इटर्नल्स को आज ज़मीन से निकाला गया है, जो कि मैंने आपको बताया था वन शॉट कॉमिक के अंदर कि इन इटर्नल्स की कोई इन्फॉर्मेशन मौजूद ही नहीं है, यहाँ तक कि इनका नाम भी नहीं, क्योंकि इनको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। और इतने सालों के बाद ड्रूग ने इनको ज़मीन के अंदर से बाहर निकाला है। और वहीं से कैप्टन अमेरिका चिल्लाते हैं, अवेंजर्स असेंबल। और हम देखते हैं कि यहाँ पे माया लोपेज यानी कि फिनिक्स, माइटी थॉर, कैरल डानवर्स, डैगर, नेमोर और इसके अलावा ब्लैक नाइट भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि पहले हाइपीरियन के साथ एक विलन हुआ करता था, अब वो भी एवेंजर्स का हिस्सा बन चुका है। और कैरल बोलती है, क्या हम सरसी को यहाँ पे इसी तरह लॉकअप करके रखने वाले हैं? तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ है जो कि उसने अभी तक हमें बताया नहीं है। उसने कहा था कि किस तरीके से उसके दोस्त इटर्नल्स के ग्रुप को छोड़ चुके हैं, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने क्यों छोड़ा। तो वहीं से टोनी बोलता है कि ज़रा एक मिनट, तुम लोग को आगे जाना है तो जाओ, मुझे यहाँ पे एक अलार्म सुनाई दिया है। आखिरी बार जब इटर्नल्स यहाँ पे घुसाए थे तो मैंने कुछ प्रिकॉशंस लिए थे, लगता है कि यहाँ पे कोई आने की कोशिश कर रहा है। और हम देखते हैं कि टोनी यहाँ पे सामने आता है और वहाँ पे कोई खड़ा होता है और कहता है, तुम दोबारा यहाँ पे आने की हिम्मत करते हो उसी टैग का इस्तेमाल करके, तुम्हें थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर सोचना चाहिए था। तुम जानते हो ना कि मैं एक जीनियस हूँ और एक गलती सिर्फ एक ही बार करता हूँ, तुम जो कोई भी अपने हाथ को फौरन से ऊपर करो। और हम देखते हैं कि वहाँ पे दरअसल कोई और नहीं बल्कि एजेक और मक्कारी आए हुए होते हैं मिस्टर सिनिस्टर के साथ। और एजेक कहती है कि हम यहाँ पे तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहते थे, मैं अपने मेथड्स को चेंज कर सकती हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे पास इस सब के लिए वक्त नहीं है। इस वक्त हम लोग जो हैं एक होली वॉर के ऊपर निकले हुए हैं। आई एम एजेक, कीपर ऑफ द ओल्ड वेज, दिस इज मक्कारी, कीपर ऑफ द न्यू। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एक म्यूटेंट मौजूद है जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है और इसका टैलेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। मैं तुम्हें यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ दिखाती हूँ। हम इटर्नल्स कभी भी जो है वो हार नहीं मान सकते और ना ही हमें हराया जा सकता है। जब तक ये अर्थ जिंदा है हम वापसी लौट कर आते रहेंगे। इवेंचुअली इस अर्थ के ऊपर हर एक ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ राख में मिल जाएगा, लेकिन हम फिर भी आते ही रहेंगे। टोनी बोलता है कि हाँ, इस बारे में तो मैं अब जान ही चुका हूँ, तो अपना ऑप्शन बी बताओ। तो वहीं से एचेक बोलती है कि ये क्योंकि एक होली वॉर है जो कि एक होली स्क्रल्चर से पैदा हुई है। यहाँ पे ड्रूक जो है उन सारे के सारे उसूलों को फॉलो कर रहा है जो कि उन सेलेस्टियल्स ने हमारे लिए बनाए थे। अगर हम एक गॉड को वापसी ले आए किसी ना किसी तरीके से, तो वो इन सारे के सारे रूल्स को रीराइट करके इस जंग को वहीं पे ख़त्म कर सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सिंपली एक गॉड बनाने की ज़रूरत है। हमारी मदद करो, हमारी मदद करो एक गॉड को बनाने में। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली एजेक का ये प्लान है कि वो अपने सेलेस्टियल्स को वापसी जिंदा करना चाहते हैं, वो अपने गॉड को बनाना चाहते हैं, जिसके ज़रिए वो उनकी मदद से इन सारे के सारे रूल्स को चेंज करके इस जंग को रोक सकते हैं। तो टोनी बोलता है कि तुम्हारा प्लान बहुत ही ज़्यादा कुछ अटपटा सा लग रहा है, और स्पीकिंग ऑफ विच कि मुझे इस तरह के प्लान्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसके बावजूद तुम इस अर्थ के ऊपर कुछ घंटों के अंदर एक गॉड आखिरकार कैसे बना सकते हो। तो एजेक कहती है कि अपने ज़रा चारों तरफ देखो मिस्टर स्टार्क ऑफ एवेंजर्स, हमें जिस किसी की भी ज़रूरत है वो यहीं तो हमारे पास मौजूद है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेक किसी और की नहीं बल्कि एवेंजर्स माउंटेन का जो सेलेस्टियल है उसकी बात कर रही है कि वो इसी सेलेस्टियल की बॉडी को इस्तेमाल करके ज़िंदा कर सकते हैं और इसी के ज़रिए वो इस पूरी की पूरी जंग को रोकेंगे। वेल, अब बताओ कि इस कहानी के अंदर हीरो कौन है? ये तो हमें बहुत जल्द पता चल ही जाएगा, एक नहीं तो दूसरे तरीके से पता तो चलना ही है। टू बी कंटिन्यूड।